अगला जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्चुअली ऑक्सी एसिड्स हैं हेलोजिन्स के। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजिन्स को डिस्कस करने से पहले मैं उनका एक जनरल फार्मूलाज मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास है HOX है, फिर उसके बाद HXO2 है, फिर उसके बाद HXO3 है, और लास्ट में मेरे पास जो है वो HXO4 है। तो ये चार मेरे पास ऑक्सी एसिड्स हैं हेलोजेंस के जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस को डिस्कस करने से पहले एक बात ज़रूर बताता चलूँ कि फ्लोरीन एक ऐसा हेलोजन है विच फॉर्म नो ऑक्सी एसिड, कि फ्लोरीन एक वाहिद ऐसा हेलोजन है जो कभी भी ऑक्सी एसिड बनाता नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इसका साइज है कि फ्लोरीन का साइज इतना स्मॉल है कि वो आप कह सकते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो ये ऑक्सी एसिड्स हैं। ऑक्सी एसिड्स की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉमन हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट है। अब प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो मैं पोर्शन यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से होगा कि भाई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो HOX की हमारे पास मौजूद है, यहां पर हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। HXO2 में हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। HXO3 में हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, और HXO4 में हेलोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। लाइक ये ऑड नंबर में है, इवन नंबर में नहीं है, +1 से लेके +7 तक। अब इनका एसिड का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं कि एसिड का इनका नेम क्या होगा। तो जब एसिड का नेम यहाँ पे डिस्कस करना है तो एसिड का नेम जो HOX हमारे पास है इसको हाइपोहेलस एसिड कहा जाता है। इसका जो नेम होगा वो हाइपोहेलस होगा, यानी इसका नॉमेनक्लेचर में नेम जो है वो हाइपोहेलस है। HXO2 को जो है वो क्या नाम दिया जाता है? इसको हेलस कहा जाता है। ये हेलस एसिड होगा, या लाइक X की जगह क्लोरीन हो तो हाइपोक्लोरस या सॉरी हेलस एसिड, क्लोरस एसिड। ब्रोमीन हो तो ब्रोमस एसिड, ठीक है। इसी तरह HXO3 को हम क्या कहते हैं? इसको हम हेलिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। तो हेलिक एसिड के लिहाज से जैसे क्लोरीन है तो क्लोरिक एसिड, ब्रोमीन है तो ब्रोमिक एसिड। HXO4 को याद रखिएगा, इसको पर हेलिक एसिड कहते हैं। तो यानी जैसे क्लोरीन है तो पर क्लोरिक एसिड कहते हैं, तो इसे हाइपोहेलिक एसिड कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये एसिड का नेम है। अब एसिड के नेम के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इनके जो सॉल्ट का नॉमेनक्लेचर होता है कि इनका सॉल्ट का नेम क्या है। अब सॉल्ट, ये सारे MCQs हैं, यानी आपसे पूछा जाए HOX किसका नाम है, इसका नाम क्या है तो हाइपोहेलस है। HXO2 क्या है? हेलस है। इसी तरह सॉल्ट का नेम अगर आपने डिस्कस करना है तो इसको हलाइड का हाइपोहलाइड कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका नाम क्या है, दैट इज एक्चुअली हाइपोहेलाइड। ये हाइपोहेलाइड है। ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम हेलाइड कहते हैं। जैसे अगर क्लोरीन का कोई सॉल्ट है, जैसे सोडियम और क्लोरीन का सॉल्ट है तो सोडियम क्लोराइड कहा जाएगा, इसे सोडियम हाइपोक्लोराइड कहा जाएगा। HXO3 को हम क्या कहते हैं? इसको हेलेट कहा जाता है, इसके सॉल्ट को, ठीक है। इसी तरह HXO4 को क्या नाम दिया जाता है? इसको पर हेलेट कहते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन इसकी एग्जांपल आपने जो अपनी बुक में पढ़ी हुई है कंबशन एनालिसिस में फर्स्ट ईयर में, तो उसमें ये सॉल्ट होता है आपके पास MgClO4 ट्वाइस। आप इसे क्या नाम देते हैं? दैट इज मैग्नीशियम परक्लोरेट। तो यहाँ पे जो परक्लोरेट है वो इसके सॉल्ट के लिहाज से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा HXO2 का जो सॉल्ट है, मैं इसका जनरल फार्मूला भी मेंशन कर देता हूँ। फर्ज करें HOX है, कोई मैं मेटल M रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसके जो सॉल्ट का फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? MOX बन जाएगा। M विल बी एनी सॉर्ट ऑफ मेटल। इसमें फार्मूला क्या आ जाएगा? इसमें MXO2 आ जाएगा। इसी तरह इस सॉल्ट का फार्मूला क्या आ जाएगा? जनरल फार्मूला MXO3 आ जाएगा। और इस सॉल्ट का जनरल फार्मूला क्या होगा? तो MXO4 आ जाएगा। यहां पर मैं जो M कंसीडर कर रहा हूं, मैं M मोस्ट कॉमन मेटल्स यानी अल्कली मेटल्स जो हैं वो कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से आप कह सकते हैं एक जनरल फार्मूला है। तो आप लोगों को ये भी याद है कि सॉल्ट बनता कैसे है कि जब हमारा एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। अब एसिड और बेस के रिएक्शन में एसिड जो है वो प्रोटॉन को लूज करता है और उस प्रोटॉन को रिप्लेस कौन कर रहा होता है? तो मेटल, ठीक है। तो एसिड का नाम क्या है? हाइपोहेलस। उसके साल्ट का नाम क्या है? हाइपोहेलाइट। हेलाइट इज कॉमन हेलोजन। क्लोरीन है तो हाइपोक्लोराइट।
ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमाइट, इस तरह से, ठीक है। अब एसिड स्ट्रेंथ के बाद अगर हम इनका स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर लें तो नेक्स्ट मैं इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व या डिफाइन कर देता हूँ। तो स्ट्रक्चर में जो HOX है, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हाइड्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद हैलोजन है, फिर उसके बाद HXO2 है, उसमें हमारे पास हैलोजन होता है, एक ऑक्सीजन है और साथ में एक OH है। इसी तरह HXO3 में हैलोजन, देन देयर इज ऑक्सीजन, देन देयर इज दिस ऑक्सीजन और यहाँ पे OH आ जाएगा। इसी तरह ये हैलोजन हो जाएगा, आप कह सकते हैं ये हमारे पास 3 आ जाएंगी ऑक्सीजन्स इन द नॉर्मल केसेस और यहाँ पर OH आ जाएगा। तो फर्क क्या है इसमें? इन द नॉर्मल केसेस अगर आप देखते हैं तो HOX है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये सारे ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। वो कैसे हमें समझ आएगा, आप देखिएगा कि आमतौर पर हैलोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं। तो हैलोजन के पास वैसे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक उसने ये बॉन्डिंग में इस्तेमाल किया हुआ है, 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अब 2 4 और 2 6। अब यहाँ पर देखिएगा इस केस में जब इसने हमारे पास HOX से HXO2 बनाना है तो इसमें क्या होगा कि इन 3 लोन पेयर्स में से एक लोन पेयर को इस्तेमाल करेगा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो जब एक और ऑक्सीजन ऐड होगा तो HXO2 बन जाएगा। तो आमतौर पर इसमें इधर कितने लोन पेयर बाकी होंगे? तो 2 लोन पेयर बाकी होंगे, ठीक है। अब अगर इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड करवा दे तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो बाकी कितने लोन पेयर बचेंगे हैलोजन के ऊपर? 1। यहां पर तीनों लोन पेयर इस्तेमाल हुए हैं, कोई भी हैलोजन के ऊपर जो है वो लोन पेयर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के लिहाज से हो सकता है। अब उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए लोन पेयर, ये मैं आप लोगों को पहले इलेबोरेट कर चुका हूं MCQs के लिहाज से, लोन पेयर ऑन हैलोजन एटम, कि जो हैलोजन एटम है उसमें कितने लोन पेयर है। तो यहां पर जो हाइपोहेलस एसिड है जो HOX है उसमें हैलोजन के ऊपर 3 लोन पेयर है, HXO2 में 2 लोन पेयर है, HXO3 में 1 लोन पेयर है और HXO4 में कितने लोन पेयर हैं? भाई 0 लोन पेयर है, उसमें कोई भी हैलोजन के ऊपर लोन पेयर नहीं है। तो ये भी सवाल इस तरह के MCQs पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेंट्रल एटम के रिगार्डिंग बात कर लेता हूँ कि इनमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा। तो अगर सेंट्रल एटम के रिगार्डिंग बात करें तो HOX में जो सेंट्रल एटम है वो आपके सामने है, वो कौन है भला? ऑक्सीजन है। यहां पर सेंट्रल एटम कौन सा है? हैलोजन है। यहां पर सेंट्रल एटम कौन सा है? दैट इज अगेन हैलोजन। इसी तरह इधर भी जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास कौन सा होगा? वो हैलोजन ही होगा। तो ऑक्सीजन हैलोजन हैलोजन इनटू दिस। तो इधर HOX हाइपोहेलस एसिड में जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है, बाकी सब में कुछ और है, ठीक है। अब उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं इनकी, कि इनमें से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम है। एसिडिक स्ट्रेंथ को इलेबोरेट करने से पहले मैं 2-3 चीजें बताता जाऊं, बल्कि एक चीज से ही आपको समझ आ जाएगा कि एसिडिटी और जो ऑक्सीजन एटम है उसका डायरेक्ट रिलेशन है और एसिडिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या रिलेशन है? तो डायरेक्ट है। यानी जब ऑक्सीजन एटम ज्यादा होंगे तो अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। अब ऑक्सीजन एटम भला क्या है? मेटल है या नॉन मेटल है? तो डेफिनेटली सी बात है नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या बनाते हैं? एसिड या बेस? एसिड बनाते हैं। मेटल बेस बनाते हैं ना, नॉन मेटल तो एसिड बनाते हैं। ऑक्सीजन एटम बढ़ेंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ाने से चांसेस ऑफ एसिडिक नेचर बढ़ जाएंगे, तो एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर देखिएगा इधर कितने ऑक्सीजन एटम है? 1 है। यहां पर ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 4 हैं। तो जैसे आप हाइपोहेलस एसिड से पर हेलिक एसिड की तरफ जा रहे हो तो ऑक्सीजन एटम बढ़ रहा है। तो ऑक्सीजन एटम बढ़ने के साथ इसकी एसिडिटी सबसे लो होगी, दूसरे नंबर पे इसकी एसिडिटी होगी, तीसरे नंबर पे एसिडिटी होगी हमारे पास किस एसिड की? भला हेलिक एसिड की। और मैक्सिमम एसिडिटी किसकी होगी भला? वो हमारे पास होगी, दैट विल बी ऑफ पर हेलिक एसिड। लाइक अगर आप एसिडिटी का ऑर्डर बनाना चाहते हैं तो एसिडिटी का ऑर्डर कुछ यूं होगा कि HOX जो है वो लीस्ट एसिडिक होगा हमारे पास, ठीक है, इन द नॉर्मल केसेस। उसके बाद हमारे पास कौन होगा? तो HXO2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कौन होगा? HXO3 हो जाएगा और सबसे ज्यादा एसिडिक HXO4 है। तो इसका ऑर्डर बना लें बेशक आप, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद हम इसकी कॉन्जुगेट
बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 8 में, केमिकल इक्विलिब्रियम में। वहां पर आपको याद होगा कि अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होती है? वीक होती है। और अगर एसिड वीक है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होती है? स्ट्रांग होती है। अब हम बात करना चाह रहे हैं कॉन्जुगेट बेसिक स्ट्रेंथ की। तो चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन में आपने लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस पढ़ा है। सादा लफ्जों में बात करते हैं तो अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होती है? वीक होती है। अगर एसिड वीक है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? स्ट्रांग होगी। यानी सादा सी बात, दोनों का क्या रिलेशन है? इनवर्स। अब ये एसिड वीक है, बल्कि वीकेस्ट है, तो आमतौर पर इसकी कॉन्जुगेट बेस की जो, या इसकी कॉन्जुगेट बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा या वीकेस्ट होगा? तो डेफिनेटली सी बात है, ये क्या होगा? ये इसकी कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। HXO2 की क्या होगी? वो स्ट्रांग होगी। यहां पर याद रखिएगा HXO3 की क्या होगी? वो स्ट्रांग होगी या वो वीक होगी? तो डेफिनेटली सी बात है वो वीक होगी। अब HXO4 देखिएगा, इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो जब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? इज इट स्ट्रॉन्गेस्ट और इज इट वीकेस्ट? तो दैट डेफिनेटली वुड बी वीकेस्ट। तो कहने से मुराद ये है कि अगर आपने यहां पर एसिडिटी का ऑर्डर देखना हो और बेसिसिटी का ऑर्डर देखना हो तो दोनों का मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। तो सबसे पहले अगर एसिडिटी का ऑर्डर आपके माइंड में हो कि इसकी एसिडिटी का ऑर्डर, तो HXO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल, उसके बाद HXO3, देन HXO2 और HXO, ये एसिड का स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ है। अब इसकी कॉन्जुगेट बेस की अगर हम स्ट्रेंथ बनाना चाहें तो कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ इसके ऑपोजिट होगी। तो HXO चूंकि वीकेस्ट एसिड था तो इसकी कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे स्ट्रांग। उसके बाद क्या आ जाएगा? HXO2, उसके बाद HXO3 आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा HXO4 आ जाएगा। तो यहां पर ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है उसकी कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ। अब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में आ जाते हैं। अब थर्मल स्टेबिलिटी में सिंपल सी बात अगर मैं आप लोगों से यहां पे शेयर करूं, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जिसके नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे उसमें थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। अब यहां पर देखिएगा, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बॉन्ड इसमें कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान 5 बॉन्ड है। तो मतलब कहने से मुराद कि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे ज्यादा है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है तो इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी में अब हम यहाँ पे ऑर्डर की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो HXO4 है उसमें चूंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स सबसे ज्यादा है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। उसके बाद आ जाएगा HXO3, फिर आ जाएगा HXO2 आ जाएगा, एंड देन देयर विल बी HXO। तो यहां पर याद रखिए ये ऑक्सी एसिड्स की थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिहाज से आप याद रख सकते हैं इसे। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो मैं अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिहाज से डिफाइन करूं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने बताया आप लोगों को कि वो एजेंट जो दूसरों को क्या करे? ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो? रिड्यूस। अब जब ऑक्सी एसिड ने ऑक्सीडाइज करना होता है किसी को, कैसे करते हैं? दे एक्चुअली गिव देम द ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है भला? वो होती है HOX की, क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है। जब थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम है तो भाई ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। जब इजीली ब्रेक होगा तो बहुत जल्दी ऑक्सीजन दे के दूसरे को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। खुद को क्या कर लेगा? रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी भला? HXO की, फिर उसके बाद HXO2 की, फिर उसके बाद HXO3 आ जाएगा, और मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी? वो HXO4 की होगी। तो यहां पर याद रखिएगा ये ऑक्सी एसिड्स के रेलिवेंट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद रेफरेंस टू वी कैन से एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें ये सारे MCQs की फॉर्म में आपसे डाटा जो है वो पूछे जा सकता है कि कौन सा ऑक्सी एसिड नहीं बना सकता, तो फ्लोरीन नहीं बना सकता,
इनके नॉमेनक्लेचर के लिहाज से है कि HXO या HOX का नेम क्या हाइपोहेलस है, इसका क्या हेलस है, किस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता वाला, तो HXO में नहीं होता, बाकी तीनों में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, किस में लोन पेयर नहीं होता, बता चुका हूं HXO4 होगा। तो दीज आर प्लेंटी ऑफ MCQs, these are plenty of helpful materials which can be used for you guys